अच्छा, आज का टॉपिक है एसी मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स। मोटर्स और ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर करता क्या है। जैसे कि उस दिन हमने पढ़ा था जनरेटर। जनरेटर क्या करता था? बिजली बनाता है ना, मतलब उस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर। इसी तरह ट्रांसफार्मर का काम है, वो क्या है? ट्रांसफार्मर का काम होता है एक सर्किट से पावर उठानी है और उसने दूसरे सर्किट में मुंतकिल करनी है। एक सर्किट से पावर लेके दूसरे सर्किट में मुंतकिल करना, सिर्फ उसका ये काम होता है। यानी कि वो अब मुंतकिल कैसे करता है, उसका आपस में कोई लिंक भी नहीं होता। हालांकि मुंतकिल कैसे? इंडक्शन के ज़रिए। जैसे ये एक कॉइल है, ठीक है। कौन सी कॉइल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको मैंने सप्लाई दे दी, इसको मैंने सप्लाई दी पावर। अब पावर देने से उसमें क्या होगा? ये मकनातीस बन गई, बरकी मकनातीस बन गई। अब जब ये बरकी मकनातीस बनेगी, इसके पास अगर किसी कंडक्टर को रखूँगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होगी। ये देखो ज़रा, ये मैंने रख दी, कंडक्टर रख दिया। अब क्या इसमें ईएमएफ पैदा होगी? मुसलसल होती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, मैंने आपको शुरू से समझाया है कि दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का मूव करना लाजमी है। ये कॉइल साकन पड़ी हुई है, इसमें फ्लक्स आ रहा है, पैदा हो रहा है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। कंडक्टर को भी मैंने साकन रखा हुआ है, वो भी मूव नहीं कर रहा है। तो क्या ईएमएफ पैदा होगी? नो। तो जब तक दोनों में से एक चीज़ मूव ना करे तब तक ईएमएफ पैदा नहीं होगी। अब मैंने इसी कॉइल को एक कोर बनाई सिलिकॉन स्टील मटेरियल की, ठीक है, कोर बनाई। इस कोर के ऊपर मैंने वाइंडिंग लपेट दी। अब इस वाइंडिंग को मैंने एनर्जाइज कर दिया, एसी सप्लाई दे दी। अब ये मकनातीस बन गई, बल्कि मकनातीस। अब इसमें फ्लक्स ट्रैवल करेगा इस कोर के रास्ते। जो इसमें से फ्लक्स पैदा होगा वो इस कोर के रास्ते से मुकम्मल ट्रैवल करेगा यहाँ पर। यहाँ तक समझ आ रही है? किसके रास्ते जा रहा है? वो कोर के रास्ते से। अब फ्लक्स हरकत में है। अब इसमें मैंने क्या किया? दूसरी तरफ वाइंडिंग लपेटी। दूसरी तरफ वाइंडिंग लपेटी, कंडक्टर साकन आ गया। जी सर। फ्लक्स हरकत करता हुआ इसके साथ लिंक कर रहा है, तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी। जी सर। होगी ना, यानी कि इसमें वोल्टेज आ गए, आउटपुट आ गई। जब इसकी आउटपुट आएगी, ईएमएफ पैदा होगी, वोल्टेज चलेंगे। जब वोल्टेज आ जाए तो उसकी वजह से करंट भी होती है। पता है ना, जब आपके प्रेशर आ जाता है, वोल्टेज जब आप इसको कहते हैं एक बरकी दबाव, जहाँ पर हो, जहाँ पर प्रेशर बरकी दबाव आ जाए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं तो उसकी मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। यानी कि जहाँ भी ईएमएफ पैदा हो रही है, उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट चलने लगती है। अब इसमें वोल्टेज और करंट दोनों आ रही है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर सप्लाई दी है V1 वोल्टेज 1, तो यहाँ पर आपको V2 मिलेंगे सेकेंडरी। ये इसकी प्राइमरी साइड है, ये इसकी सेकेंडरी साइड है, ठीक है जी। इसको हम प्राइमरी साइड को V1 का नाम दे दिया, उसके वोल्टेज V2 हो गया। यहाँ पर करंट आ रही है आपकी I1, यहाँ पर करंट क्या होगी? I2। यहाँ पर आपकी चक्रों की तादाद, इस वाइंडिंग के टर्नों की तादाद N1, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आप, इसको NP कह लें, इसको NS कह लें। NP आ जाएगी आपकी प्राइमरी साइड, NS हो जाएगा आपकी सेकेंडरी साइड, VP आ जाएगा प्राइमरी वोल्टेज और VS हो जाएंगे आपके सेकेंडरी वोल्टेज। ये आप पे डिपेंड करता है, V1 कह लो, N1 कह लो, NS कह लो, जो भी कहना है आपके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर EMF 1 होगी, यहाँ पर। अब यहाँ पर नोट करो, मैंने EMF 1 लिखा है। EMF कौन से आएगी यहाँ पर? यहाँ पर तो हमने सप्लाई दी है, तो
आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या था वो? खुद कंडक्टर ने खुद ही ये फ्लक्स पैदा किया और खुद ही लिंक करके खुद में ही ईएमएफ पैदा कर दी। उसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि कंडक्टर ने अपने ही पैदा करता फ्लक्स को लिंक करके उसमें ईएमएफ पैदा कर दी, वो सेल्फ इंड्यूस्ड हो जाएगी। और वो ईएमएफ जो सेकेंडरी तौर पे इसके फ्लक्स पैदा करता फ्लक्स के जरिए इसमें पैदा होगी, वो सादा आपकी ईएमएफ है। ठीक है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको बोलते हैं। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को कम बेश या करंट को कम बेश कैसे करते हैं? सपोज आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सप्लाई दी है 220 वोल्ट की सप्लाई दी है मैंने। ठीक है, एक टर्न पे यहाँ पर 10 वोल्ट पैदा हो रहे हैं। मैंने जब कंडक्टर को इस फील्ड में रखा तो एक कंडक्टर पर, एक टर्न पर, एक चक्कर पर 10 वोल्ट पैदा होते हैं। तो कितनी टर्नें हैं? 1 2 3 4 5 6 टर्नें हैं, तो कितने वोल्ट होंगे? 60। अब सप्लाई कितनी थी? 220। पैदा कितने हो रहे हैं? 60। स्टेप डाउन। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसकी डेफिनेशन आप इस तरह करोगे, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी से ज्यादा हो, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी से ज्यादा हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी से कम हो तो भी वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो ज्यादा वोल्टेज को कम में तब्दील कर दे वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस चीज की समझ आ गई? अब तीनों डेफिनेशन में कोई तो आपको याद रहेगी ना, वाइंडिंग की तादाद भी हो सकता है। तो वही तो कह रहा हूँ, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो सेकेंडरी से ज्यादा हो तो वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब भी इसी ट्रांसफार्मर को अगर मैंने स्टेप अप करना है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने वाला, तो क्या करेगा? ऐसे क्यों करना है? इसकी टर्नें बढ़ा दो। यहाँ पर 220 वोल्ट है ना, ऐसे कर देना, वही मतलब हो जाता है। यहाँ पर 220 है, 220 वोल्ट है। हाँ जी। अब यहाँ पर कितनी टर्नें हैं? 6। मैंने कितनी टर्नें डाली हैं? मैंने, मुझे रिक्वायर्ड कितने हैं? मुझे रिक्वायर्ड है 600 वोल्ट। 12 डाल देना, मुझे 600 वोल्ट रिक्वायर्ड है। फिर 30 टर्न डाल। तो कितनी टर्नें? 60। ठीक है, एक टर्न में 10 है ना, तो 60 टर्नें यहाँ पर होंगी। देखो जरा, ये मैंने खिचड़ी बना दी है, 60 हो गई है, ये 60 हो गई। ठीक है, यस सर। तो कितने हो गई है? 60। 600 वोल्ट आपको मिल जाएगा। जब आपको 600 वोल्ट मिलने लग जाए तब ये कितनी 60 टर्न है। 60 टर्न के करने से हमें 600 वोल्ट मिले हैं ना, मिला। तो ये क्या हो गया आपका? Step up ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक जी है, सर। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी से कम हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी से ज्यादा हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जिसकी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी से ज्यादा हो। हाँ, ठीक है, जिसकी आउटपुट जो है ईएमएफ जो है, जो हमें आउटपुट उसकी मिलती है वो प्राइमरी से जो हमने अप्लाई किया उससे ज़्यादा मिले तो वो भी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अब आपने कितनी टर्नें होती हैं, कितनी टर्नें डालनी है, कैसे आपने मालूम करना होता है, वो चीज़ चेक करें। देखें, आपके पास एक कांस्टेंट रेशियो होती है कि क्या है? कांस्टेंट रेशियो। याद रखिएगा, कांस्टेंट रेशियो। सपोज अच्छा, उसका फार्मूला होता है V2/V1 N2/N1। ये दो चीज़ें बराबर, तीनों चीज़ें बराबर हैं। करंट भी होती है लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दो समझा रहा हूँ। अब इस फार्मूले में तीनों बराबर हैं, मैंने ये दो चीज़ें उठा ली हैं, V2/V1 N2/N1। अब मुझे रिक्वायर्ड है, प्राइमरी पर मैंने सप्लाई कितनी दी है? 220 वोल्ट। ये है। अच्छा, V है यहाँ पर, V1 है आपके पास 220। V2 आप कितने चाहते हो? 60। V2 आप कितने चाहते हो? 110। आप 110 वोल्ट चाहते हो, ठीक है जी? 110 वोल्ट चाहते हो ना? प्राइमरी टर्नें आपने कितनी डाली है वो आप अपनी मर्जी से डाल लो। कितनी? 11 टर्नें डाली हैं आपने, ठीक है जी, प्राइमरी। अब आपने सेकेंडरी मालूम करनी है कि आप N2 कितनी डालेंगे, ये मालूम करना है।
अब इस फार्मूले में N2 यहीं पे रहेगा, N1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका N2 का फार्मूला हो जाएगा V2 ओवर V1 मल्टीप्लाई N1। V2 है आपके पास 110 ओवर 220 मल्टीप्लाई 11। करें इसको कैलकुलेट, ये आएगा 5.5 टर्म्स आएंगी। कैलकुलेट करो इसको, 5.5 टर्म्स आई हैं। तो देखो आपने, अब कॉमन सेंस बता रही है ना, आपने वोल्टेज फुल दिए थे 220, आपने उसका हाफ किया है, तो प्राइमरी टर्में जितनी हैं उसका भी हाफ कर दो, तो यही आएगा। यहाँ पर आपकी 5.5 टर्में डालें तो आपके आउटपुट पे उतने वोल्टेज मिल जाएंगे 110। अब मैं चाहता हूँ यही रेशियो हो, लेकिन मुझे जो वोल्टेज है आउटपुट पे वो मुझे चाहिए 600 वोल्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, टर्ने मेरी 11 थी, यही 11 ही रहनी है आगे। अब यहाँ पर कितने आ जाएंगे आउटपुट पे 600। अब कितना हो रहा है, कितनी टर्ने डालूं, 33। अब देखो पहले कितनी प्राइमरी साइड पर 11 टर्ने और 33 कर दूंगा तो चलो जितनी भी आ रहा है 30 आ रही है, 30 आ रही है। 30 टर्ने डाल दूंगा तो आउटपुट पर मुझे 600 वोल्ट मिल जाएंगे। तो देखो प्राइमरी में कम हो गई एक टर्ने और सेकेंडरी पर ज्यादा हो गई है, 30 हो गई है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप अप, जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है। अब ये आपने टर्ने रेशियो कितनी डालनी होती है, आपको समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में कभी आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी टर्ने इतनी है, सेकेंडरी में कितनी होनी चाहिए, आप बता देंगे क्या चाहिए, वो मैंने मिटा दिया। ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें से मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है, अच्छा ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल समझ आ गया, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का असूल होता है कि करंट भर रहा है कंडक्टर, अपने पास पड़े हुए कंडक्टर में पैदा करते हैं। आता है ना ये? अच्छा, सेल्फ और म्यूचुअल में क्या फ़र्क है? सेल्फ मैंने अभी बताया कि ऐसा ईएमएफ जो कंडक्टर के खुद ही फ्लक्स को पैदा करने के बाद खुद ही उसमें लिंक करके खुद में ईएमएफ पैदा कर ले, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअली होती है जब दो चीज़ों के बाहम ताल्लुक से होती है, जैसे प्राइमरी और इसका ताल्लुक क्या है आपस में, फ्लक्स का ताल्लुक है ना, फ्लक्स जाके उसके साथ मिल रहा है, तो वो दोनों म्यूचुअल हो गए। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, वो फ्रेंड जो आपके भी हों और दूसरे के भी हों, वो आपके म्यूचुअल बन जाते हैं। तो ये बाइंडिंग और वो बाइंडिंग किस लिए म्यूचुअल है, क्योंकि इन दोनों का फ्लक्स दोनों के साथ लिंक कर रहा है, तो ये आपका म्यूचुअल हो गया। अच्छा, अब आपने फ्लक्स की भी टाइप्स होती हैं, म्यूचुअल फ्लक्स होता है और लीकेज फ्लक्स होता है। ऐसा फ्लक्स जो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग के साथ लिंक करे, यानी कि वो फ्लक्स जो इस तरफ आके ज़ाया हो जाएगा और पीछे इस तरफ, जो ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग के साथ लिंक करे वो लीकेज फ्लक्स होता है। जो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक कर जाए उसको हम कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने हैं, उसमें पेपर में आ जाएंगे, तो याद अच्छी से समझ लेना। एमसीक्यूज का म्यूचुअल फ्लक्स को पूछ सकता है, कैसा फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक करे, डैश कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये म्यूचुअल फ्लक्स है, नीचे खाली जगह हो या एमसीक्यूज हो, आप लिखने वाले होने चाहिए। ऐसा फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर की सिर्फ एक वाइंडिंग के साथ लिंक करता है वो क्या कहलाता है, लीकेज। जो ट्रांसफार्मर की सिर्फ एक, ऐसी ईएमएफ जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के खुद ही फ्लक्स पैदा करके खुद में ईएमएफ और उसको सेल्फ इंड्यूस्ड। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई। आगे ट्रांसफार्मर की टाइप्स होती हैं कोर के लिहाज से। एक तो वोल्टेज के लिहाज से हमने पढ़ी ना अभी, वोल्टेज के लिहाज से उसकी साथ ही पहली स्टेप डाउन, उसके बाद है स्टेप अप। ये तो आ गई आपकी, ठीक है।
इसके बाद और भी टाइप्स होती हैं, जैसे 1 to 1 ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी बराबर हो, जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी बराबर हो, उसको हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के तौर पर यूज़ करते हैं, उसको 1 to 1 ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी किस्म है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसी को हमने प्राइमरी के तौर पर यूज़ करना है, उसी को हमने सेकेंडरी के तौर पर यूज़ करना है, उसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के तौर पर हमने यूज़ करना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। और ऐसा ट्रांसफार्मर जिसको सिर्फ आइसोलेशन, जैसे आपने स्टेबलाइजर रखा होता है घर में, स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर लगा होता है ना छोटा, वो सिर्फ आपके वोल्टेज की आउटपुट को मेंटेन रखता है, ना कम करता है ना ज़्यादा करता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। 220 वोल्ट आ रहे होते हैं, 220 ही वो आगे दे रहा होता है, वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है आपका, वो आइसोलेट करता है, अलग करता है सर्किट को दूसरे से। उसका फ़ायदा ये होता है कि पीछे से अगर ट्रांजिशन में कुछ आ जाए, कुछ मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी वोल्टेज आ जाए, तो वो अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन आगे सप्लाई 220 ही देता है, उसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा, ऑटो ट्रांसफार्मर भी समझ आ गया आपको, 1 to 1 ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स छोटे छोटे आपके ट्रांसफार्मर्स देखे होंगे जो 12 वोल्ट आउटपुट दे रहे होते हैं, 24 वोल्ट आउटपुट दे रहे होते हैं, जो छोटे छोटे आपके इक्विपमेंट्स में लगे होते हैं, उनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज यानी कि ज़्यादा वोल्टेज को लेके कम करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ हो रहे हों, उनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। हाँ जी, वो 12 वोल्ट देता ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका इसकी कोर के लिहाज से टाइप्स। कोर के लिहाज से इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जब आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर अंदर वाइंडिंग बाहर हो, ठीक है, इसमें फ्लक्स के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, जिसकी कोर अंदर वाइंडिंग बाहर और फ्लक्स गुजरने का एक ही रास्ता हो, इसको हम क्या कहते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है। दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप होता है कि जिसकी कोर बाहर वाइंडिंग अंदर होती है। जो आपने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो उनकी जो वाइंडिंग होती है वो अंदर ही होती है। जैसे मेरे पास नहीं, बल्कि मैं ले गया, तो उसके अंदर वो जो वाइंडिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है और कोर उसकी बाहर होती है। उसमें फ्लक्स गुजरने के 2 रास्ते होते हैं। इसमें एक रास्ता होता है, उसमें 2 रास्ते होते हैं। उसको हम कहते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्या? शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तीसरा होता है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। उसको गोल या बेस भी होते हैं, वो यूज़ नहीं होते। आपके पास सिर्फ 2 कॉमन यूज होते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। और वोल्टेज के लिहाज से स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब इसको हमने यूज़ करना था करंट ट्रांसफार्मर में भी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में भी। करंट ट्रांसफार्मर ये होता है कि हाई करंट आ रही है उसको कम कर दे, हाई करंट आ रही है उसको कम कर दे। ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर हाई आ रही है उसको कम कर दे, तो वो करंट ट्रांसफार्मर है। और अगर पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं और वो उसको कम कर दे, तो उसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है। इसकी डिटेल समझाऊंगे, अभी स्पेस चाहिए। स्टॉप करो, नहीं करना, स्टॉप।